गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ठीक है, कल कल जितना हम लोगों ने टॉपिक कर रखा था वो सभी लोगों को क्लियर था। चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था साउंड या ध्वनि, साउंड या ध्वनि। और इस केस में दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली थी। फर्स्ट नंबर पर हम लोगों ने प्रॉपर्टी कौन सी देखी थी? अनुनाद या रेजोनेंस ना। यस सर। ठीक है, रेजोनेंस के बाद सेकंड हम लोगों ने देखा था पिच या तारत्व। पिच या तारत्व। अनुनाद सबको क्लियर है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेजोनेंस? चलो एक सेकंड में रिमाइंडर पे ले लेते हैं। रेजोनेंस के केस में मैंने ये कहा था कि जब साउंड की फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, ठीक है, जब ध्वनि की आवृत्ति वस्तु की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो इस घटना को अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। नेक्स्ट में हम आए थे पिच या तारत्व। पिच या तारत्व के केस में हम लोगों ने ये देखा था कि कोई साउंड जो है या तो वो पतली सुनाई दे सकती है या मोटी सुनाई दे सकती है। तो किसी भी ध्वनि के पतले या मोटी सुनाई देने का गुण ही तारत्व कहलाता है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी साउंड हियरिंग एज श्रिल आइदर ग्रेव, दिस फेनोमेनन नोन एज पिच। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका तारत्व भी ज्यादा होता है और वो साउंड हमें पतली सुनाई देगी, और जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है, उसका पिच भी कम होगा तो वो साउंड जो होगी हमें मोटी सुनाई देगी। ठीक, यहां तक हम कर चुके थे। पॉइंट नंबर थर्ड में लिखेंगे डॉपलर प्रभाव। पॉइंट नंबर थर्ड में डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर प्रभाव के केस में जो एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो हम डिस्कस करते हैं। सपोज करो कि आप यहां खड़े हो और एक ट्रेन आपकी तरफ तेजी से आ रही है। अगर ट्रेन हॉर्न बजाते हुए तेजी से आपकी तरफ आ रही है तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ी हुई प्रतीत होगी या घटी हुई? बढ़ी हुई। राइट, ठीक। और नेक्स्ट देखो तो जब आप खड़े थे और ट्रेन आपकी तरफ आ रही थी तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ी हुई प्रतीत होगी। सपोज करो ट्रेन यहां खड़ी हो और आप ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हो तो भी तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ी हुई प्रतीत होगी या नहीं? यस सर। अब आप दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर दो, अब एक दूसरे से दूर हटने लगे ना तो ध्वनि की तीव्रता क्या होगी? कम सर। राइट। सपोज करो कि भाई अगर यहाँ ट्रेन खड़ी थी और आप यहाँ थे, लेकिन आप इससे यहीं से दूर हटना शुरू कर दो तब भी ध्वनि की तीव्रता घटेगी ना, जी सर। और इस तरफ बढ़ोगे तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो अब यहां पर अगर हम एग्जाम्पल वे में देखना शुरू करें, सपोज करो एक ट्रैक लेते हैं। इस ट्रैक पर एक सिंपल सा यूं ही देखेंगे, ठीक है, आपने कोई एक यूं ही वाहन बना लेते हैं और इस पर देख लेते हैं कि एक कोई साउंड बॉक्स लगा हो। ठीक है, हाँ, प्रचार गाड़ी, आजकल इलेक्शन का माहौल है ना, ठीक है, यहां आप खड़े हो। ठीक है, अब हमें यह चेक करनी है ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, अब ध्वनि की तीव्रता की अगर बात कहें तो सिंपल से एक चीज देखो, अगर आप इसकी तरफ बढ़ोगे तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ेगी, अगर आप इससे दूर हटोगे तो ध्वनि की तीव्रता घटेगी, अगर ये वाहन आपकी तरफ आना शुरू हो जाए तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ेगी ना, और अगर आपको क्रॉस होकर आगे निकल जाए तो ध्वनि की तीव्रता घटेगी। तो अब हमें यहां पर चेक क्या करना है? ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी, ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी।
तो भाई जो ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी है, इसके केस में क्या हो रहा है, या तो तीव्रता बढ़ रही है या तीव्रता घट रही है। ठीक है, अब यहां से हम चेक करते हैं कि ध्वनि की तीव्रता बढ़ रही है या ध्वनि की तीव्रता घट रही है, तो किस चीज से हम डिसाइड करें। ठीक है, तो जब डिसाइड करने की बात हो तो इन दोनों के बीच सापेक्षिक गति हो रही है ना, या तो इसकी तरफ आ रहे हैं या इससे दूर हट रहे हैं, तो इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन है ना, सापेक्षिक गति या रिलेटिव मोशन। यहां तक सभी लोग कंफर्म हो या नहीं। ठीक, देखो भाई यहां से अगर साउंड आ रही है तो ये ध्वनि का स्रोत है ना, सोर्स ऑफ साउंड, इसे हम क्या कहेंगे, ध्वनि का स्रोत या सोर्स ऑफ साउंड। ठीक, अब इस वाले पे आ जाओ, आप साउंड को सुन रहे हो तो आप श्रोता हो ना, लिसनर। आप क्या हो गए, लिसनर। तो एक चीज देखो, जब ध्वनि के स्रोत एवं श्रोता के बीच सापेक्षिक गति होती है, यहां तक सभी लोग कंफर्म हो ना, कंफर्म हो या नहीं। यस सर। ठीक, तो हम देखें जब ध्वनि के स्रोत, ठीक है, एवं श्रोता के बीच सापेक्षिक गति होती है तो ध्वनि की तीव्रता प्रभावित होती है, ये बात है ना। अब सपोज करो कि ध्वनि के स्रोत एवं श्रोता के बीच सापेक्षिक गति नहीं हो रही है, आप यहीं खड़े हो और ट्रेन यहीं पर खड़ी है, तो सपोज करो कि अगर इसने हॉर्न बजाया तो जितनी साउंड सुनाई देगी उतनी ही रहेगी, ना तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ रही है और ना घट रही है। जब आप इसकी तरफ जाओगे तब तो तीव्रता बढ़ रही है ना, या ये ट्रेन आपकी तरफ बढ़े तो तीव्रता बढ़ रही है। अगर आप दोनों एक दूसरे से हट रहे हो तो तीव्रता घट रही है। लेकिन अगर दोनों एक ही जगह रहो तो क्या ध्वनि की तीव्रता पे कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, जब सापेक्षिक गति जरूर होनी चाहिए, अगर सापेक्षिक गति नहीं होगी तो डॉपलर इफेक्ट भी नहीं होगा। तो देखो, जब ध्वनि के स्रोत एवं श्रोता के बीच सापेक्षिक गति होती है तो ध्वनि की तीव्रता प्रभावित होती है, और इसी को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। कंफर्म सी बात समझ में आ गई या नहीं, कंफर्म हो ना। यस सर। बाकी लोग कंफर्म नहीं हो, बस एक ही स्टूडेंट ने जवाब दिया। Yes, sir. तो यस देखो, सर। तो एक चीज देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सापेक्षिक गति नहीं होगी तो डॉपलर इफेक्ट भी नहीं होगा। नहीं होगा। यही हुआ ना। तो यस याद सर। रखना, सापेक्षिक गति होगी तो ही डॉपलर इफेक्ट भी होगा। अब एश्योर्ड हो ना। तो डिफिनीशन में हमें क्या दिखाई देता है, when relative motion found between listener and source of sound, then the intensity of sound will be influenced, which is known as Doppler effect. कंफर्म हो। अब इस चीज को ना आप हिंट में चाहे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ताकि उसके बाद हम डिफिनीशन लिखें। और इस तरीके से जब याद करोगे तो चीजें एकदम याद रहेंगी, भूलने के चांसेस नहीं है। एक बार डिफिनीशन फिर से देख लो, जब ध्वनि के स्रोत एवं श्रोता के बीच सापेक्षिक गति होती है तो ध्वनि की तीव्रता प्रभावित होती है। प्रभावित होने का मतलब या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी, इसे ही हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कंफर्म हो सभी लोग। यस सर। Yes, ठीक sir. है, अब आप इसे चाहे बना लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेना तो बता देना, और साथ साथ नोट्स तैयार करते चलो, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेकर यूं के यूं छोड़ देना। ठीक है, तो फिर ऐसा ही रह जाएगा सब कुछ। ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। चलो, तो इसे डिफिनीशन में लिखो। तो डिफिनीशन में लिखो, क्या लिखें,
जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्षिक गति होती है उसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। सापेक्षिक गति होती है तो ध्वनि की तीव्रता प्रभावित होती है, ओके सर। इससे डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो पूरी डिफिनीशन लिखो, लाइन में लिखना शुरू करो। जब ध्वनि के स्रोत, फिर इंग्लिश मीडियम वालों को भी लिखवा देता हूं, जब ध्वनि के स्रोत एवं श्रोता, जब ध्वनि के स्रोत एवं श्रोता के बीच सापेक्षिक गति होती है, सापेक्षिक गति होती है तो ध्वनि की तीव्रता, तो ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी प्रभावित, तो प्रभावित होने का मतलब या तो इंटेंसिटी बढ़ेगी या इंटेंसिटी घटेगी, इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं, इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिख लें, व्हेन द रिलेटिव मोशन फाउंड, इंग्लिश मीडियम में कितने लोग हो या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो लिखो, Yes, sir. when the relative motion found between, when the relative motion found between the source of sound and listener, when the relative motion found between source of sound and listener, then the intensity of sound will be influenced, then the intensity of sound will be influenced, known as Doppler effect, known as Doppler effect। लिख चुके हैं? Yes, sir. देखो, अब एसएससी में क्वेश्चन इसको कैसे पूछ दिया था, उसने ये पूछा था कि एक व्यक्ति खड़ा है और उसकी तरफ ट्रेन हॉर्न बजाते हुए आ रही है, तो उसे ध्वनि की तीव्रता बढ़ी हुई प्रतीत होती है। तो ऑप्शन में दे दिया था, ऑप्शन ए अनुनाद, ऑप्शन बी पिच, ऑप्शन सी डॉपलर इफेक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही होता ना? Yes, sir. ठीक। अब अगर कह दे कि कांच ध्वनि से टूट जाता है, ठीक है, अ ग्लास ब्रोक बाय साउंड, और यही तीन ऑप्शन दे दे, तब आंसर क्या हो जाएगा? अनुनाद। राइट, अनुनाद या रेजोनेंस हो जाएगा। अब अगर ये कह दे कि कोई ध्वनि हमें पतली सुनाई देती है और ये तीन ऑप्शन रख दे, तो आंसर फिर क्या हो जाएगा? पिच। सर। बातें समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन कैसे उठा कर देगा? Yes, sir. ठीक है, सर हाँ, इंटेंसिटी को सर थोड़ा सा एक्सप्लेन सर करते। साउंड इंटेंसिटी ऑफ मतलब इंटेंसिटी। तीव्रता। कोई साउंड या तो आपको तीव्र सुनाई दे या मंद सुनाई देगी, स्लो होगा या नहीं? ओके सर। ठीक है, तो अगर आप किसी साउंड बॉक्स कहीं बज रहा हो और उसकी तरफ बढ़ रहे हो, तो तीव्रता ध्वनि की बढ़ जाती है ना, इंटेंसिटी। ओके सर। ठीक है, हाँ और सर। उससे दूर हटोगे तो तीव्रता घटेगी, मतलब साउंड मंद पड़ेगी या नहीं? जी सर, जी सर। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब एक काम कर दोगे आप सभी लोग? आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, Yes, sir. जरा अनुनाद की डिफिनीशन बोलो तो सभी लोग एक साथ बोलो, तो सभी बोलो। व्हाट इज द मीन्स ऑफ जब When जब they- ध्वनि की सभी एक साथ आवृत्ति बोलो। वस्तु की आवृत्ति बस के एक ही बराबर हो बोलेगा, जाती है, सभी बोलो उसे तो जरा बोलो when एक साथ। frequency of sound is equal to the frequency of object. ये तो एक लोगों ने बोला, जरा दो तीन लोग बोलो तो। जब ध्वनि की आवृत्ति वस्तु की आवृत्ति के एक बोल बराबर रहा हो है। जाती है उसे अनुनाद कहते हैं। जरा कोशिश करो कि दो तीन लोग एक साथ बोलो तो। जब ध्वनि की आवृत्ति वस्तु की आवृत्ति आप के तो बोल रहे हो, बराबर हो बाकी कोई जाती है साथ उसे तो दे अनुनाद दे, कहते बोलो हैं। ना। अभी भी सर तो कंफ्यूजन। हिंदी इंग्लिश का है ना सर, वो हिंदी में बोल रहा है, मैं इंग्लिश में बोलूंगी। हाँ तो बोलो ना दोनों, क्या फर्क पड़ता है? बोलो, मैं दोनों का सुन रहा हूँ। बोलो। Okay, when frequency of sound जब ध्वनि की आवृत्ति वस्तु की frequency of आवृत्ति के sound is equal बराबर to हो the जाती है frequency of उसे object. अनुनाद राइट, कहते बस हैं। रुक जाओ। अच्छा देखो, एक इंग्लिश में डिफिनीशन बोल रहा था,
और एक हिंदी में डिफिनीशन बोल रहा था, एक साथ बोल रहे थे ना। यस सर। और जब एक साथ बोल रहे थे तो साउंड एक दूसरे को इंटरफियर कर रही थी या नहीं? साउंड Yes, एक sir. दूसरे को इंटरफियर कर रही थी या नहीं? जी सर। अगर आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो और आप अपनी बात कह रहे हो, तब तक बीच में दूसरा बोल पड़ता, तो आप क्या कहते हो? भाई मेरी बात में इंटरफियर मत करो, कहते हो ना? यस Yes, सर। sir. तो एक चीज देखो, अगर 100 बच्चे हो और मैं 100 से कहूं कि चलो एक साथ डिफिनीशन बोलो, तो कोई आगे पीछे बोलेगा, तो साउंड एक दूसरे में इंटरफियर करके एक दूसरे को नष्ट कर दे रही है, डिस्ट्रॉय कर दे रही है या नहीं? हाँ यस सर। सर। तो हमें कुछ भी नहीं सुनाई दिया। लेकिन एक चीज देखो, अगर उन्हीं 100 बच्चों से मैं ये कहूं कि चलो एक साथ जनगण मन गाना शुरू करो, और जब सभी बच्चे एक साथ जनगण मन गाना शुरू करेंगे तो एक साथ फ्रीक्वेंसी होगी ना? यस सर। ठीक, तो हमें साउंड एकदम क्लियर सुनाई देगी या नहीं? यस सर। यहां पर साउंड ने तो एक दूसरे को नष्ट नहीं किया। तो एक चीज देखो, अगर साउंड एक दूसरे के साथ इंटरफियर कर रही है, तो अगला टॉपिक ही हम ले लें, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। अगला टॉपिक हम क्या लेंगे? ध्वनि का व्यतिकरण। ध्वनि का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। देखो इंग्लिश में ऑटोमेटिक पढ़ने से ही समझ में आ रहा है ना कि कोई चीज इंटरफियर कर रही है, यस सर। साउंड एक दूसरे को इंटरफियर कर रही है। बात समझ में आई या नहीं? यस सर। अब चीज देखो भाई, ध्वनि के व्यतिकरण को अगर हम सीधी सी बात में देखें, तो सपोज करो एक साउंड बॉक्स ये हो और दूसरा साउंड बॉक्स ये हो, ठीक है। एक साउंड यहां से चली, इस पॉइंट पे आई, और दूसरी साउंड यहां से चली इस पॉइंट पे। अब ये दोनों इस पॉइंट पे मिल गए या नहीं? ठीक, अब जब ये दोनों इस पॉइंट पे मिल गए, तो इस पॉइंट पर हमें चेक करनी है ध्वनि की तीव्रता या इंटेंसिटी। कंफर्म? अब इस पॉइंट पे देखो क्या होगी, ध्वनि की तीव्रता या तो बढ़ जाए या ध्वनि की तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये दो बातें ही हो सकती है या नहीं? यस सर। तो देखो इसे ही कहते हैं इंटरफेरेंस। अब देखो, जब दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे, तो एक बात तो तय है कि भाई इंटरफियर होने के लिए कम से कम दो साउंड तो चाहिए, होनी चाहिए या नहीं? हाँ सर। अगर आप अकेले ही बोल रहे हो तो फिर तो कोई इंटरफियर कर ही नहीं रहा है। इंटरफियर करने के लिए कम से कम दो ध्वनि तरंगे होनी चाहिए, टू साउंड वेव। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? दो से अधिक। दो से अधिक सर। दो से अधिक, तो ज्यादा से ज्यादा 3 कितनी 4 हो 5 सकती है? 10। कितनी भी हो सकती है। ठीक है भाई, कम से कम कितनी होनी चाहिए? दो, ताकि एक दूसरे को 2 इंटरफियर सर। करें। ठीक है, तो अब देखो, मैं यहां पर यह कह सकता हूं, जब दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता प्रभावित होती है, मतलब बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। When two or more than two sound wave meet with each other at a point, then the intensity of sound will be influenced, which is known as interference of sound. यहां तक कंफर्म हो ना सभी लोग? यस सर। ठीक, यस सर। किसी को कोई भी कंफ्यूजन बिना किसी हेजिटेशन के पूछना। सर बढ़ेगी कन, तो ठीक है, लेकिन घटेगी कैसे? देखो, अब सपोज करो कि अगर आप 5 लोग हो और आप पांचों लोग एक साथ जनगण मन गाना शुरू करो, तो एकदम साफ सुनाई देगा ना सबको, यस सर। और दूर तक सुनाई देगा। लेकिन यस। 5 लोग हो और पांचों लोग अलग अलग गाना गाना शुरू करो, तो सब एक दूसरे में क्लैश कर जाएगा, किसी को कोई बात स्पष्ट सी सुनाई नहीं दी ना। नहीं सर। तो सभी साउंड ने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो देखो घट गई ना। ओके सर। और जब सभी एक दूसरे के साथ हुई तो बढ़ गई ना। तो सर उसमें जो है सब अलग अलग जो है कोई सॉन्ग या कोई चीज गाएगा तब होगा ना सर कम हाँ इंटेंसिटी। लो, अभी चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये जो ध्वनि का व्यतिकरण होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? देयर दो आर टू प्रकार की। टाइप। टाइप्स। तो देखो,
ए नंबर पे हम देखें और बी नंबर पर। देखो ए नंबर पे हम लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव जिसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो इसमें क्या होगा, सपोज करें कि एक साउंड बॉक्स यहां रखा हुआ है और दूसरा साउंड बॉक्स यहां रखा हुआ है। अब दोनों से एक ही गाना बजाओ, जनगण मन। तो देखो जैसे जनगण मन ने बजना शुरू किया और इस पॉइंट पे मिले, तो अब इन दोनों में खास बात देखना, ये वाला नोड अपर है तो ये वाला नोड भी अप साइड है ना, यस और सर। जब ये वाला नोड डाउन हुआ है तो ये वाला नोड भी डाउन हो गया ना। फिर ये नोड उठा है तो ये नोड भी उठ गया ना। कंफर्म हो? अब एक चीज चेक करना, अगर जनगण मन गाना कोई भी गाए तो एक ही गाना है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी या नहीं होगी? अगर यस समान सर। गाना है तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो एक चीज देखो, अब हमें यहां पर क्या दिखाई दिया कि भाई यहां पे जो तीव्रता है ना या इंटेंसिटी, बढ़ जाती है। हुआ क्या, यहां पर कुछ चीजें समान हैं या सेम। देखो क्या क्या चीजें सेम हैं। पहली तो फ्रीक्वेंसी सेम है। पहले क्या चीज सेम है, फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति कहते हैं ना। दूसरी चीज होती है कला या फेज। देखो अब जरा इन दोनों में चेक करना, अगर जनगण मन ये वाला 1 सेकंड में 10 बार फ्रीक्वेंसी कर रहा है तो ये भी तो 1 सेकंड में 10 बार फ्रीक्वेंसी करेगा, तो फ्रीक्वेंसी सेम हो गई ना। अब नेक्स्ट चीज फेज चेक करो, तो जब ये वाला नोड उठा है तो ये वाला नोड भी उठ रहा है ना, और जब ये वाला नोड डाउन तो ये वाला नोड भी डाउन, तो फेज भी सेम हो गए या नहीं? यस फेज सर। भी सेम हुए या नहीं हुए? यस सर। ठीक। अब सपोज करो अगर मैं इसमें थोड़ा सा फेरबदल करता, 10 लोगों से कहता कि जनगण मन गाना शुरू कर दो, और उसके नेट 1 सेकंड के बाद 10 लोगों से कहता अब गाना शुरू कर दो। भाई जनगण मन है तो फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी, लेकिन फेज अलग हो गई या नहीं? क्योंकि ये आपसे 1 सेकंड आगे चल रहे हैं, ये दूसरी लाइन गा रहे होंगे तो आप दूसरी लाइन गाओगे। तो अब देखो फेज सेम नहीं रहा ना। याद रखना दोनों चीज सेम होनी चाहिए। अब एक चीज यहीं से जरा चेक करना शुरू करो, तो यहां पर हमने सबसे पहले चेक की इंटेंसिटी या तीव्रता। तो यहां पे तीव्रता बढ़ रही है, क्यों? उसकी वजह कुछ चीजें सेम है, और सेम क्या है, फ्रीक्वेंसी और फेज। अब यहीं से मिलाओ, जब दो या दो से अधिक, यहां से चले, जब समान आवृत्ति एवं कला की, याद रखना, जब समान आवृत्ति एवं कला की दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है, जिसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? कंफर्म हो? नहीं हो? अब एक भी नहीं बोलेगा, मैं नाम ले लेकर पूछूं क्या? सर। साहिल, क्या नाम है? साहिल नाम है। माधव, जी माधव सर। बोलो। सर समझ में आई बात या नहीं आई? समझ में आई सर। सर हाँ। जैसे संपोषी जो का डिफिनेशन जब कहा जाएगा हम्म। तो उसमें सर समान जो है वहाँ पे आवृत्ति तथा कला से जो है सर स्टार्ट होगा सर। हाँ बिल्कुल लिखवाऊंगा भी। देखो अगर पूछे, अब एक तरफ से जरा देखते चलो, सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। देखो सर जब इसमें दो, फ्रीक्वेंसी हाँ एक तरफ से देखते चलो, सारी तरंग बातें दैर्ध्य का तो क्लियर नहीं हो। ना रोल है। हाँ देखो, जब दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता प्रभावित होती है, जिसे हम ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। ध्वनि का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। ए नंबर पर कंस्ट्रक्टिव या संपोषी व्यतिकरण। अब संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा,
जब समान आवृत्ति एवं कला की दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है, जिसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। अब कंफर्म है? यस सर। ठीक है। अब एक चीज देखो, सपोज करो कि एक अगला जो हम लेते हैं जिसको कहा जाता है विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो भाई, आप शाम को कहीं से थक वक कर आते हो तो जब तक एक गाना अपने साउंड बॉक्स में नहीं सुन लेते आपको रिलैक्स नहीं मिलता। और ये बात आपका छोटा भाई अच्छी तरीके से जानता था। अब उसने क्या किया, वो भी अपना एक साउंड बॉक्स रखे। अब आप जैसे घर पे आके अपना साउंड बॉक्स ऑन किया और एक गाना बजना शुरू किया, उसने अपने साउंड बॉक्स में एक दूसरा गाना बजा दिया। अब दोनों गाने एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है, और आप दोनों में युद्ध हो गया। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो गार्जियन ने समझाया कि रुक जाओ भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो, एक काम करो, दोनों एक ही गाना सुन लिया करो। तो छोटा वाला इस बात पे राजी हो गया कि चलो आपकी बात मान ली, हम दोनों एक ही गाना बजाएंगे। अब उसने क्या किया, अगले दिन आपको परेशान करने के लिए कहा कि भाई मैं भी वही गाना बजाऊंगा जो तुम बजाओगे। और जैसे आपने गाना बजाया, उसके एक सेकंड के बाद इसने अपना उसी गाने को बजाया। अब सब लाइनें एक दूसरे को कट कर रही होंगी या नहीं? कट करेंगी या यस सर। नहीं? यस सर। यस सर। अब भी तो विनाशी व्यतिकरण हो गया, लाइनें एक दूसरे को नष्ट कर रही हैं या नहीं? ठीक। जब लाइनें एक दूसरे को नष्ट करना शुरू कर दें तो विनाशी व्यतिकरण। तो देखो, अब यहां के केस में क्या होगा, सपोज करो दो साउंड बॉक्स हैं आपके पास। अब इस साउंड बॉक्स में आपने क्या किया कि इस साउंड बॉक्स में देखें, सपोज करो इस साउंड बॉक्स में आपने दूसरा गाना बजा दिया और इस वाले साउंड बॉक्स में दूसरा गाना बजा दिया, और दोनों जब एक पॉइंट पे मिले, अब इस पॉइंट पे अगर हम तीव्रता चेक करें तो घट गई। उसकी वजह, यहां पर कुछ चीजें असमान हैं, असमान या डिफरेंट हैं। अब देखो यहां पर डिफरेंट क्या है, कला डिफरेंट है ना, जी सर। तेज, जी सर। आवृत्ति भी डिफरेंट है ना। जी सर। तो अब जरा यहां डिफिनीशन हम बना के देखें, ये कह दें जब असमान आवृत्ति एवं कला की दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता कम हो जाती है या घट जाती है, जिसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। ठीक। तो इंटरफियर कर रही है साउंड, बस इतना सा मतलब समझना। जब दो साउंड एक दूसरे को इंटरफियर करें तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड या ध्वनि का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, मिसकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस हिंट को बना लो ताकि उसके बाद हम इसी डिफिनीशन को लाइन में लिख लें। हिंट को बना लो, बनाना है तो बना लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बनाते चलो। इस हिंट को बना लो ताकि उसके बाद हम डिफिनीशन लिखें कि ध्वनि का व्यतिकरण किसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले रहे हो? बना लिया सर। अरे वाह भाई, बड़ा फास्ट काम था आपका। सर पहले से बना रही थी। अच्छा अच्छा, और कितने लोगों ने बनाया है? यस सर, मैंने ही बना लिया। ठीक है, बना लो, बनाने के बाद सर बताना। मेरा भी बन गया सर। सर इसमें जो हाँ, असमान जो देंगे सर, वो जो देंगे ध्वनि की तीव्रता ना सर, दोनों असमान तो ध्वनि की तीव्रता दोनों ऐसा है ना। जो है हाँ, सोर्स। देखो ध्वनि की तीव्रता या तो बढ़े या तो घटे। अगर एक ही यस। गाना बज रहा है, 100 लोग एक ही गाना एक साथ गा रहे हैं, तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ेगी और दूर तक सुनाई देगी। अब हर यस सर। आदमी अलग अलग गाना गा रहा है तो सभी साउंड ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया और कोई कुछ सुन ही नहीं पा रहा है, तो विनाशी व्यतिकरण हो गया, तो ध्वनि की तीव्रता घट गई। अब यस बना सर। लो। ठीक है, पहले बना लो फिर करते हैं, बन जाए तो बता देना। बोल दिया।
बन गया सर। बन गया, सभी लोगों का बन गया। चेंज करता है ना जाके, यस सर। उसको चलो हैंग हो अब डिफिनीशन लिखो, तो डिफिनीशन लिखना शुरू करो। पहले इंग्लिश मीडियम वाले लिखो, लिखें। यस सर। when two or more than two when two or more than two sound waves when two or more than two sound waves meet with each other when two or more than two sound waves meet with each other at a point when two or more than two sound waves meet with each other at a point, then the intensity of sound will be influenced. Then the intensity of sound will be influenced. This phenomenon known as interference of sound. This phenomenon known as interference of sound. लिख चुके यहां तक? यस सर। ठीक है, लिखो। पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट लाइन में लिखो, इंटरफेरेंस आर टू टाइप. इंटरफेरेंस आर टू टाइप. ए नंबर पर लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ए नंबर पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. लिख लिया? यस सर। ठीक है, डिफिनीशन में लिखो, when two or more than two sound waves of same frequency and phase when two or more than two sound wave of same frequency and phase meet with each other at a point then the intensity of sound will be increase known as constructive interference. लिख चुके? यस सर। अब देखो, बी नंबर हेडिंग में डालो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बी नंबर हेडिंग पे डालो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. लिख लिया हेडिंग में? बी नंबर हेडिंग लिख चुके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? हाँ जी सर, हाँ जी। तो देखो, बस एक काम करना, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डिफिनीशन लिखी है ना, सब कुछ एज इट इज सेम रहने देना. बस अंतर क्या कर देना, जहां सेम लिखा है वहां डिफरेंट लिख दो. जहां सेम लिखा है वहां क्या लिख दोगे? डिफरेंट. और जहां इंटेंसिटी इंक्रीज है वहां क्या लिख दोगे? इंटेंसिटी डिक्रीज. बस इतना फेरबदल कर दो और अपनी डिफिनीशन कंप्लीट करो. तब तक हिंदी मीडियम वाले लिखें. चलो हिंदी मीडियम वाले लिखो. जब दो या दो से अधिक, लिख रहे हो? यस सर। जब, ठीक है, जब दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे, जब दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बिंदु पर
ध्वनि की तीव्रता, तो उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता प्रभावित होती है, मीन्स बढ़ जाती है या घट जाती है। तो उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता प्रभावित होती है। लिख चुके? यस सर। जिसे व्यतिकरण कहते हैं, जिसे व्यतिकरण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट लाइन में लिखो, ध्वनि का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट लाइन में लिखो, ध्वनि का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। ए नंबर हेडिंग में डालना संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ए नंबर हेडिंग पे डालो संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिख चुके? यस सर। ठीक है, डिफिनेशन में लिखो, जब समान आवृत्ति एवं कला, जब समान आवृत्ति एवं कला की, जब समान आवृत्ति एवं कला की दो या दो से अधिक, जब समान आवृत्ति एवं कला की दो या दो से अधिक ध्वनि तरंगे किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। तो उस बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है, जिसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, जिसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। हो गया कंप्लीट? हिंदी मीडियम वालों हो गया? यस सर। बी नंबर हेडिंग पे विनाशी व्यतिकरण डालो। बी नंबर हेडिंग पे विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डालो। सर इसका परिभाषा क्या है सर, विनाशी व्यतिकरण का सर? बस देखो, विनाशी वाले में हमें क्या करना है, जो संपोषी व्यतिकरण में डिफिनीशन लिखी है ना, अभी हम लोगों ने संपोषी व्यतिकरण की डिफिनीशन लिखी है ना। यस सर। देखो, जहां समान लिखा है वहां बस असमान लिख दो, बस इतना फेरबदल करना है। जहां समान हो वहां असमान लिख दो, और जहां लिखा है तीव्रता बढ़ जाती है वहां लिख देना तीव्रता घट जाती है, बस इतना अंतर करना है। कर सकते हो ना? यस सर। यस सर। पूरी लाइन वैसे ही रहने देना, बस समान की जगह असमान लिख दो, और जहां तीव्रता बढ़ जाती है वहां लिख देना तीव्रता घट जाती है। ठीक है, इसे बाद में कर सर लेना। जैसे मैं कहूँ सर, हाँ, बस जहां समान है वहां असमान लिख दो, और जहां तीव्रता बढ़ जाती है वहां लिख देना तीव्रता घट जाती है। सभी लोग कंफर्म हो यहां तक? ओके सर। देखो, अब अगर क्वेश्चन पूछे यस कि सर। दो ध्वनि के आपस में मिलने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है, और ऑप्शन ए में दे दे अनुनाद, ऑप्शन बी में दे दे तारत्व, ऑप्शन सी में दे दे डॉपलर इफेक्ट, ऑप्शन डी में दे दे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, तो ऑप्शन डी क्लिक करके आओगे ना? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके यूं ही देगा, एक प्रॉपर्टी दे देगा और ये चार ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा किसकी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल्स पर एकदम कंसंट्रेट रहना। इसलिए भले ही थोड़ा स्लो चल रहा हूं, कोशिश ये कर रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते चले। इधर ये चैप्टर फिनिश करने में लोगों को मुश्किल से एक क्लास लगती है। ठीक सर। है? हाँ, क्योंकि भाई पढ़ाने का मतलब भी तभी होगा और आपके पढ़ने का मतलब भी तब होगा जब एक एक पॉइंट सचमुच क्लियर होते चले। मैंने कहा था ना 8 या 10 चैप्टर हैं, सभी चैप्टर आपके माइंड पे एकदम प्रिंट होने चाहिए। ठीक है, फियर निकाल देना साइंस के नाम का कि नहीं डर लगता है या पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है। रिलैक्स मूड से समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। सर हाँ बस, एग्जाम्पल सर, एक व्यतिकरण का सर जो दिए एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा सर। अगर ये कह दे कि दो ध्वनि आपस में मिलती हैं तो इनकी तीव्रता बढ़ जाती है, यही ऑप्शन है, यही एग्जाम्पल है।
दो ध्वनि आपस में मिलने पर यदि ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है तो पूछ देगा कि किसकी वजह से, यही चार ऑप्शन लिखे होंगे, तो बता देना व्यतिकरण की वजह से। कह दे दो ध्वनि आपस में मिलती हैं और उनकी तीव्रता घट जाती है, तो भी आंसर क्या होगा, व्यतिकरण। पूछ दे कौन सा व्यतिकरण, तो कह देना विनाशी। कहे तीव्रता बढ़ जाती है, कौन सा व्यतिकरण, तो कह देना संपोषी या कंस्ट्रक्टिव। ठीक है ना। ओके सर। बस आप लोगों की ज्योग्राफी बीच में रुक गई ना। यस सर। अच्छा चलो, साइंस तो हम लोग की चल ही रही है। जरा एक क्वेश्चन यूं ही बता दोगे, ये साउथ इंडिया है ना, ये दक्षिण भारत है ना, साउथ इंडिया। यस सर। अब एक बात बताओ, दक्षिण भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाती है, बे ऑफ बंगाल में, बता सकते हो। गंगा सर। नहीं यार, गंगा तो उत्तर भारत की नदी है, गंगा दक्षिण भारत की सर नदी क्यों होगी। सर हाँ, कावेरी सर। एक काम करना, मैं जीके पढ़ा रहा हूं कि नहीं आप लोगों को, यस सर। तो देखो, अगर मैं जीके पढ़ा रहा हूं तो एक चीज देखो, मैं जीके की क्लास पढ़ा रहा हूं ना, यस सर। तो मैंने इसी चीज को यहां लिख दिया कि मैं जीके की क्लास पढ़ा रहा हूं। एम ए से महानदी, एम ए से क्या हो गया, महानदी। महानदी। जी से गोदावरी, गोदावरी। के से कृष्णा, और सी ए से कावेरी, हो गई ना। यस सर। ठीक, तो एक चीज देखो, बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में है ना, ईस्ट में, यस सर। तो भाई ये भी तो कह सकता है कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो पूर्व की ओर जाती हैं, है ना। बस यूं ही चेक कर रहा था, इस तरीके से कोड बनाकर पढ़ते चलो। यहां तक कंफर्म हो या तो नहीं। सर इसमें सभी होगी ना सर। सर हाँ बिल्कुल, ये इसमें तो सब सभी देखो कहना बंगाल की चाहिए था खाड़ी में जा रही मुझे। है दक्षिण भारत की नदियां। और अगर मैं जीके की क्लास पढ़ा रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं हर बच्चे के साथ समानता रखूं। यस सर। तो देखो इस तरफ अरब सागर है ना, और अरब सागर भारत के पश्चिम में है कि यस। नहीं है। यस तो सर। देखो, सा से साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा, और ता से ताप्ती, ये चार नदियां इधर आ गई या नहीं। सा से साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा, और त से, ताप्ती। ये चार नदियां इधर जा रही हैं या नहीं। यस यस सर। सर। पढ़ते समय कोड बनाकर पढ़ो, आसानी से चीजें याद होंगी। चलो अब आ जाओ अपने फिजिक्स पर, होली ज्योग्राफी करेंगे, ज्योग्राफी ठीक है। साइंस अभी फिलहाल करते चलते हैं, फिर देखेंगे तो बाद में क्लास बढ़ा लेंगे। यहां तक सभी लोग कंफर्म हो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग में पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में हमें देखना है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, या ध्वनि का विवर्तन। तो अगली हेडिंग में डालना ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि का विवर्तन या डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। सर हाँ ध्वनि के साथ तरंग भी तो कह सकते हैं ना, ध्वनि तरंग का विवर्तन सर। हाँ कह सकते हो, क्योंकि ध्वनि तो तरंग है ही, तो ओके इसलिए सर। बार बार तरंग ना लिखना पड़े, इसलिए ऐसा कर दिया है। ठीक है, ओके क्योंकि सर। हम लोगों ने शुरू में ही साउंड की डिफिनीशन लिख ली थी ना, कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, तो यहीं पे कंफर्म जी हो सर। गया था। ठीक है, ओके। तो देखो ध्वनि के विवर्तन का मतलब क्या हुआ भाई, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सपोज करो ये एक कोई चीज हो और साउंड आए और आकर इससे टकराए, तो टकराने के बाद ऐसा हो सकता है कि ये यहीं से मुड़ जाए। एक चीज तो ये भी हो सकती है। अब सपोज करो ये घर का दरवाजा था और अब दरवाजे के पीछे यहां बैठे थे और यहाँ पे एक साउंड बॉक्स बज रहा था, तो साउंड जब आपने दरवाजा बंद कर रखा था और दरवाजे के पीछे बैठे थे, तो साउंड आई
और टकरा कर वापस चली गई, ठीक है। लेकिन जब आपने दरवाजा थोड़ा सा खोला तो साउंड आई, इस दरवाजे से टकराई, और टकराने के बाद इस दरवाजे के किनारे से मुड़ते हुए ये आप तक पहुंच गई या नहीं पहुंच गई? यस सर। तो इसका मतलब साउंड मुड़ती यस है, सर। इसका मतलब साउंड मुड़ती है, यही हुआ ना। हाँ जी। जी देखो, सर। अब कह दे कि साउंड सीधी रेखा में चलती है, तो भाई साउंड तो मुड़ती भी है, सीधी रेखा में ही थोड़ी चलती है ना, स्ट्रेट लाइन। तो देखो, इसका मुड़ना ही विवर्तन है। बात समझ में आई? इसका मुड़ना ही क्या होता है? विवर्तन। अब देखो हम इसे क्या कह सकते हैं, ध्वनि जब किसी अवरोध से टकराकर उसके किनारों से मुड़ते हुए आगे बढ़ जाती है तो इसे हम ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। सबको बात समझ में आई या नहीं? यस सर। ठीक। ध्वनि जब किसी अवरोध से टकराकर उसके किनारों से मुड़ते हुए आगे बढ़ जाती है तो इस घटना को ही ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। मतलब ध्वनि मुड़ी और विवर्तन हुआ। When sound strike any obstacle and turn from its corner, ठीक है। When sound strike any obstacle and turn from its corner, this phenomenon known as diffraction of sound. सभी लोग कंफर्म हो ना? यस सर। तो इसका मतलब ये रहा, ऑब्स्टेकल या अवरोध, ध्वनि आई और टकराने के बाद इसके किनारे से मुड़ते हुए आगे बढ़ गई, यही हुआ है ना? क्लियर हो? यस सर। यस सर। तो ठीक है, डिफिनेशन में लिख लो। ध्वनि, ध्वनि जब किसी अवरोध, ध्वनि जब किसी अवरोध से टकराकर, ध्वनि जब किसी अवरोध से टकराकर उसके किनारों से मुड़ते हुए, उसके किनारों से मुड़ते हुए छाया क्षेत्र में, शैडो जोन, छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, तो इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो, when sound strike any obstacle, when sound strike any obstacles, when sound strike any obstacle and turn from its corner, when sound strike any obstacle and turn from its corner and after it move, and after it move forward in shadow zone, and after it move forward in shadow zone, shadow zone का मतलब छाया क्षेत्र, move forward in shadow zone known as diffraction of sound. कंफर्म हो? यस सर। तो ये शैडो जोन नहीं समझ में आ रहा। शैडो जोन समझ में नहीं आया? अब एक चीज देखो तो, अगर मैं इस तरफ से टॉर्च जलाऊं तो टॉर्च की रोशनी यहां पड़ेगी ना, यस सर। और इस दरवाजे की शैडो इस तरफ बनेगी या नहीं? यस सर। तो ये वाला इलाका शैडो जोन हो गया ना। ओके सर। ठीक, तो यही शैडो जोन होता है या छाया क्षेत्र। अब क्लियर हो? यस सर। चलो, एक लास्ट इसमें जो प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी नंबर 6। सपोज करो कि कई बार ऐसा होता है कि एक एग्जांपल देता है कि भाई पहाड़ियों में आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। देखो,
सपोज अगर ये एक पहाड़ है, ठीक है, तो पहाड़ों में यूं घाटियां होती है ना, और घाटियां वी शेप की यूं होती हैं, ठीक। अब इस घाटी में क्या हो, सपोज कोई व्यक्ति इस पहाड़ के सामने खड़ा है और इसने चिल्लाया, तो साउंड गई और इस पहाड़ी से टकराकर दोबारा वापस आई, तो इसे साउंड दोबारा सुनाई देगी या नहीं? यस सर। ठीक है, तो देखो, जब इसे दोबारा सुनाई दे रही है तो इसे कहते हैं प्रतिध्वनि या इको। इसे क्या कहेंगे, प्रतिध्वनि या इको। तो देखो इसमें हुआ क्या, मैं ये कह सकता हूं, ध्वनि जब किसी अवरोध से टकराकर दोबारा वापस आकर सुनाई दे, यही हुआ या नहीं? ठीक है भाई, इसमें क्या हो रहा है, ध्वनि जब किसी अवरोध से टकराकर पुनः वापस आकर सुनाई दे, तो ध्वनि की इस घटना को प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। When sound strike any obstacle and rehear, जब ध्वनि किसी अवरोध से टकराकर पुनः वापस आकर सुनाई दे, तो इसे ही हम क्या कह रहे हैं, प्रतिध्वनि या इको। बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। अब एक चीज देखो, सपोज करो यहां से यहां के बीच में कुछ दूरी भी तो होनी चाहिए या नहीं? तो देखो, अगर यहां से यहां तक के बीच की अगर मैं दूरी की बात करूं, तो भाई यहां पर तो अवरोध है या ऑब्स्टेकल है, तो श्रोता मतलब ये क्या है, श्रोता, क्योंकि ये चीजों को सुन रहा है ना, और ये अवरोध है जिससे ध्वनि टकरा कर वापस आ रही है। अब श्रोता और अवरोध के बीच प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, कम से कम। ज्यादा तो कितनी भी हो जाए, लेकिन 17 मीटर से कम हो गए तो प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगी। अगर एग्जैक्ट डाटा कहें तो एग्जैक्ट डाटा होता है 16.6 मीटर, राउंड फिगर में लिख दिया जाता है 17 मीटर। अब अगर आपसे ये कहे कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं अवरोध के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए कम से कम, तो कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? ऑप्शन में दे दे, 17 मीटर। हाँ, अगर ऑप्शन में दे दे 16 मीटर, 17 मीटर, 18 मीटर और 19 मीटर, तब तो ऑप्शन कर देना 17 मीटर। लेकिन अगर ऑप्शन में ये दोनों लिखे हों कि 17 मीटर 16 मीटर, ठीक है, और मतलब लिखा हो 17 मीटर 16.6 मीटर, तब तो इस वाले को करना, क्योंकि ये एग्जैक्ट है ना और ये राउंड फिगर में है। ओके। ठीक, तो जब एग्जैक्ट पूछे तो 16.6 मीटर कर देना, और अगर 16.6 मीटर ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन में लिखा हो 17 मीटर, 18 मीटर, 19 मीटर, 20 मीटर, तब इसे कराना। लेकिन अगर ऑप्शन में 16.6 मीटर लिखा हो, तब आपको इसे क्लिक करना है, इस वाले को क्लिक नहीं करना है। कंफर्म हो? यस सर। किसी को कोई भी डाउट? प्रतिध्वनि सुनने के लिए ये मिनिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम नहीं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी है ये, और न्यूनतम दूरी किसके बीच में? श्रोता एवं अवरोध के बीच में सर। राइट, मतलब श्रोता और अवरोध के बीच में न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। किस चीज के लिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए। और किसी भी साउंड का इफेक्ट आपके कान पर 1/10 सेकेंड तक ही रहता है, इससे ज्यादा समय तक नहीं रहता। अगर इससे ज्यादा समय तक रहा तो आप एक बात तो सुन ही रहे होगे, उसी में दूसरी बात भी आकर शुरू हो जाएगी। अगर कोई बात करता है तो एक शब्द सुनते हो, फिर उसका अगला शब्द सुनाई दे रहा है, फिर उसका अगला शब्द। अगर 1/10 सेकेंड से ज्यादा प्रभाव रहेगा तो एक साथ आप 4-5 शब्द सुनना शुरू कर दोगे। तो किसी भी ध्वनि का कान पर कितने समय तक के लिए प्रभाव होता है? 1/10 सेकेंड, 1 सेकेंड का 10वां भाग, इतने टाइम तक ही रहता है। क्लियर सी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ठीक, तो भाई जितनी प्रॉपर्टी थी साउंड की वो हम लोगों ने कर ली। मैंने कहा था ना इस पूरे चैप्टर को 2 भाग में हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। तो एक तो हम सभी इसकी प्रॉपर्टी कर रहे थे ना, तो जितनी प्रॉपर्टीज थी या जितने गुण थे वो तो अब हम कर चुके। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बता है, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। सर हाँ, ए ध्वनि का नंबर हम सर अपवर्तन सर। क्या?
ध्वनि का सर आवाज अपवर्तन आपकी, हाँ ध्वनि का विवर्तन तो बता दिया था। सर, ध्वनि के अपवर्तन विवर्तन, सर। हाँ ध्वनि के विवर्तन में बस क्या था, सपोज करो ये एक अवरोध है ना, साउंड आई, इस अवरोध से टकराकर इसके किनारे से मुड़ते हुए आगे बढ़ जाए, इसे ही ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। मतलब ध्वनि का मुड़ना ही क्या है, विवर्तन। ध्वनि का मुड़ना ही क्या हो जाता है, विवर्तन। देखो यहां से मुड़ गई ना, इस हाँ दरवाजे सर। से टकराई और टकराने के बाद मुड़ गई, और मुड़ गई तो समझ लेना विवर्तन हो गया। मुड़ गई तो क्या हो गया, विवर्तन। तो विवर्तन। बस इतना याद रखना कि अगर ध्वनि मुड़ी तो विवर्तन। भाई अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ने बैठे हो और आपको लगता है बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो घर का दरवाजा आपने बंद कर दिया तो अंदर शोर कम हो गया ना। जैसे घर का दरवाजा ओपन कर यस दो, सर। साउंड आएगी, टकरा कर दरवाजे से मुड़ते हुए आप तक पहुंच जाएगी। अगर आप यहां बैठे हो तो भी, तो जैसे साउंड मुड़कर आप तक पहुंच रही है ना, तो मुड़ी समझ लेना विवर्तन हुआ। जैसे साउंड ने टर्न किया या मुड़ी, तो समझ लेना कि विवर्तन हो गया। सभी लोग इस चैप्टर में कंप्लीटली कंफर्टेबल हो ना। यस सर। यस सर। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड या ध्वनि की चाल। कंफर्म हो, यस सर। ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड को हम लोग करते हैं कल, आज इतना सफिशिएंट आपके लिए, ठीक है। सर हाँ एक बार सर इसका प्रतिध्वनि का सर एक्सप्लेन कर देते सर, मात्र एक बार सर, वो उसका डिफिनेशन सर। अच्छा, प्रतिध्वनि का डिफिनेशन लिख लो। जब ध्वनि किसी अवरोध से टकराकर, जब ध्वनि किसी अवरोध से टकराकर पुनः वापस आकर सुनाई दे, जब ध्वनि किसी अवरोध से टकराकर पुनः वापस आकर सुनाई दे, पुनः वापस आकर सुनाई दे, तो इसे प्रतिध्वनि कहते हैं। When any sound rehear, when any sound rehear after to strike any obstacle, when any sound rehear after to strike any obstacle, known as echo, known as echo। लिख चुके? यस Yes, सर। नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं अवरोध के बीच, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं अवरोध के बीच न्यूनतम, न्यूनतम 17 मीटर, मीन 17 मीटर, न्यूनतम 17 मीटर, ब्रैकेट में डाल देना 16.6 मीटर, 17 मीटर के आगे ब्रैकेट में डाल दो 16.6 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं अवरोध के बीच न्यूनतम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। हो गया? यस सर। कभी सिनेमा हॉल्स में जब फिल्म देखने जाओगे ना, तो एक चीज देखना, जो सिनेमा हॉल्स की दीवार होती है उन पे बड़े बड़े से पर्दे लगे होंगे, या यहाँ पर नक्काशी की हुई होती है लकड़ी की, ठीक है। ढेर सारी यहाँ पे ब्लॉकेज लगे होंगे, और ये क्यों किया जाता है, उसकी एक वजह, जब साउंड आकर इन दीवारों से टकराएगी तो ये लकड़ी इस साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, ये पर्दे इसे एब्जॉर्ब कर ले। अगर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ये साउंड दोबारा यहां से टकराकर आपको जाकर सुनाई देगी या नहीं। अब हीरो बोल रहा है कोई और डायलॉग, ठीक है, और तब तक साउंड लड़कर दोबारा आपकर आकर सुनाई देने लगी, तो एक साथ आप 5-5 6-6 डायलॉग सुन रहे होगे, तो थोड़ी देर में आदमी को पागलपन का दौरा पड़ जाएगा या नहीं। यस सर। तो जितने सिनेमा हॉल्स होते हैं उनमें पर्दे, लकड़ी की नक्काशी, ये सब लगा दिए जाते हैं कि साउंड फिर दोबारा टकरा कर आकर आपको वापस ना सुनाई दे, ताकि वो साउंड को एब्सॉर्ब कर ले।
कभी आप सिनेमा हॉल की छत देखना, उस पे देखना खूब नक्काशी की होती है, वहां पे खस घास फूस लगे होते हैं, इस ढंग से लगाए गए होते हैं कि सो भी दे और साउंड को एब्जॉर्ब भी कर ले, ताकि आपको प्रतिध्वनि ना सुनाई दे। कंफर्म हो ना सभी लोग यहाँ तक? यस चैप्टर सर। सबको क्लियर है? चैप्टर सबको क्लियर है ना साउंड? यस सर। यस सर। ठीक है, तो भाई आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेहनत सफल की। तो कल फिर मिलते हैं आपके रिमेन टॉपिक के साथ और करेंगे स्पीड ऑफ साउंड। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर।